हेलो फ्रेंड्स, आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं दादी माँ का पाठ हम पढ़ेंगे। दादी माँ, आप सबकी दादी माँ होती हैं। आपको आपकी दादी बहुत प्यार भी करती होगी। तो उसी तरह यहाँ लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो बचपन में अपनी दादी के पास जाते थे और दादी उनको कितना प्यार करती थी। जब वो बीमार हो जाते थे तब वह दादी उनकी कैसी सेवा करती थी, दादी लोगों की कैसी हेल्प करती थी। तो इस पाठ में सारी बातें दादी माँ के बारे में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताई है। ठीक है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। अब कई बार क्या होता है, लेखक अब दादी के साथ में नहीं रहते हैं, अब वो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं शहर में। उनको कभी कभी अपने गांव की, अपने परिवार की, अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। तो या कुछ कठिनाई आ जाए तो भी उसे अपनी दादी माँ की याद आती है, तो वो उदास हो जाते हैं। तो उसके मित्र उसको बोलते हैं कि अभी छुट्टियां लगने वाली हैं, फिर आप घर पे चले जाना। लेकिन पीठ पीछे ही उसे क्या बोलते हैं कि जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो ये तो घबरा जाता है। तो इस तरह से दोगली बातें करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, पुरानी बातों को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। हर बार लेखक सोचते हैं कि मैं अपनी दादी के बारे में या अपने बीते दिनों के बारे में बातचीत नहीं करूंगा या नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी बरबस वो उन चीज़ों को याद करते हैं और शीत की तरह, ठंडी ऋतु की तरह, शरद ऋतु की तरह एक स्वच्छ शीतल छवि उनके दिमाग में आ जाती है। वह चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीना होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। बरसात के बाद, बारिश के मौसम के बाद क्वार का महीना आता है तो काफ़ी बारिश हो चुकी होती है, इसलिए चारों तरफ बारिश का पानी जमा हुआ है। दूर की सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साए की अधगली घासें, घेऊं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब उस पानी में गर्मी का मौसम है, पहले बाढ़ से घास, बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की घास इकट्ठी होकर पानी के साथ बहकर आ गई है और बहुत तेज गर्मी के कारण ये घास सड़ गई है। तो एक विचित्र प्रकार की बांस आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। झाग भरे मतलब जलाशय का पानी गंदा हो चुका है, मटमैला है, तो वहां पर लड़के धमाके के साथ मतलब ऊपर से कूदते हैं पानी में, तो छपाक सी आवाज आती है ना, तो वो इस तरीके की आवाज करके उस जलाशयों में गंदे पानी में भी वो मजे से नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। जैसे ठंड के मौसम में ठंड लगती है, गर्मी के मौसम में गर्म रहता है, तो हमको गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में नहाने का, तालाब में, नदी में जाके नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। आषाढ़ के मौसम में, गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम आम और जामुन का रहता है, तो वो लेखक बोलते हैं भले मुझे न मिले। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, है ना, लाई और गुड़ उस समय ज़्यादा खाया जाता है। अफसोस नहीं, मतलब इस मौसम में मुझे यह न मिले तो चलेगा।
पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। गर्मी की छुट्टी उस समय वो जा रहा है क्वार के मौसम में, और वो सोचता है कि मैं उसमें कूद कर, तालाब में कूद कर नहाऊं, पर उसे नहाने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा दुख की बात उसको कुछ महसूस नहीं होती है। मैं भीतर हुड़क रहा था, अंदर से बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं नहाने जाऊं, उस पानी में मुझे नहाने को मिले। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, है ना, खूब नहाया वो 2-3 दिन, लेकिन क्या हो गया, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा बुखार है ना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मम्मी इलाज कर देती, दादी इलाज कर देती, और मजे से घर में पड़े रहो और आराम करो, पढ़ाई करने को भी कोई नहीं बोलता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाने की खीर है और नींबू का पानी है, मजे से खाने को मिलता है। आप बोल दो पेट दुख रहा है तो आपको तुरंत बना के देंगे। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन अभी वो जो लेखक है वो बड़ा हो गया है और गांव में नहीं रह रहा है, दादी माँ के पास नहीं है। इस बार उसे बुखार आया है तो ये सब कुछ इसे नहीं मिल रहा है। जर जो चढ़ा तो रजा चढ़ता ही गया, है ना। ये जब दादी माँ के पास था उस समय की बात है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब इस बार ऐसी बात नहीं थी कि 1-2 दिन में उतर गया, अब रजाई लेके सोया है, रजाई के ऊपर रजाई डाल रहे हैं, लेकिन उसकी ठंड कम नहीं हो रही है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में दादी माँ आई, झाग वाले जल में वो पानी में नहा कर आई हुई थी, और उसके बाल गीले थे, है ना। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतल था। नहा कर आई थी तो बाल उसके गीले थे, उसमें से बूंद बूंद पानी गिर रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। ठीक है, उन्होंने इसको पहले देखा, पेट छू के देखा, हाथ छू के देखा, सिर छू के देखा कि बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है। फिर कहीं मंदिर वगैरह गई होगी तो वहाँ से भभूति लेकर आई। भभूति आपको पता है ना, हमारी मम्मी भी लेकर आती है हम लोगों के लिए, आपकी मम्मियाँ भी लाती होगी, और सिर पे लगा देती, गले पे लगा देती कि इससे ये भगवान का प्रसाद है, इससे आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। तो उसने भी उसके माथे पर लगा दी। दिन भर दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, गीला कपड़ा करके उसके हाथ पैर पे लगाती तो उसका ज्वर कम होता। सर पर दालचीनी का लेप करती। एक दालचीनी एक प्रकार का मसाला आता है, लकड़ी जैसा रहता है, उसको कूट पीस लो, पानी में घोल लो, सिर पे लगाओ, उससे क्या होता है, बुखार उतरता है। ये सारे ग्रामीण या घरेलू इलाज कहलाते हैं। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, मतलब उसके लिए अलग से पानी रखा हुआ था, उसको उबाल कर लाते थे पीने के लिए। उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, पीपल की छाल से छोक लगा देने पर क्या होता है, वह पानी शुद्ध हो जाता है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, अब बीमार लोगों को मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन मूंग की दाल कच्ची तो नहीं रह गई। ये सब कुछ वह देखती थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया, बाहर से कोई बीमार के कमरे में सीधे ना आना चाहिए। बाहर पहले आप हाथ पैर धो, उसके बाद में आपको घर के अंदर आना है। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में या घरेलू इलाज जो भी होते हैं ना, दादी माँ को बड़ा पता था कि इसको पीने से ये हो जाता है, इसको लगाने से बुखार ठीक होता है, तो ये सारी चीज़ें उसे याद थी। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि इसे भूत प्रेत लग गए हैं, बाहरी बाधा है, या निमोनिया हो गया है, या मलेरिया हो गया है। सारी बीमारियों के बारे में वह बताती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेर उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई और कोई उनसे सीख लें, है ना। महामारी के समय भी, जैसे हमारे यहाँ भी महामारी आई थी कोरोना, तो हम लोगों के घर में भी बोलते थे ना कि अच्छे से हाथ धोना, पैर धोना, उसके बाद घर के अंदर आना। हमारे घर भी बहुत सारे काढ़े हम लोगों ने पिए कि हमको कोई महामारी न लग जाए।
और बाहर से भी आकर सीधे हम घर के अंदर नहीं घुसते थे। तो ये सब पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन अब हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें माँ क्या करती थी, दादी माँ सबको देती थी। लवंग और गुड़ मिश्रित जल, लवंग पीस के डाल दिया, गुड़ डाल दिया, पानी में घोल लिया और ये जल सबको पिलाती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उनकी दिनचर्या थी कि रोज चादर बदलो, रोज तकिए के कवर बदलो, ठीक है। तो उनको सफाई का बड़ा ध्यान रहता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अभी भी उसको बुखार आता है, ठीक है। अब बड़ा हो गया है लेखक। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुकेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। डॉक्टर क्या करते, दवाई दे देते हैं, कुकेन की दवाई दे देते कि खा लो कड़वी दवाई। लेकिन जो प्रेम और स्नेह और जो देखभाल दादी माँ करती थी, वह देखभाल अब उनकी नहीं होती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले तो खुद ही सोच लेता था कि अरे आज स्कूल नहीं जाना है, कुछ और काम नहीं करना है तो बीमार पड़ जाऊं। तो दादी माँ बड़े उसके नखरे उठाती थी, लेकिन अब वह बीमार ही नहीं पड़ना चाहता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उसके भाई थे किशन भैया, तो उसकी शादी पक्की हुई। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। आती नहीं थी सामने, कोई बुलाए कि दादी माँ घर चलो कुछ काम है तो जाती नहीं थी। क्या बोलती थी कि घर में बड़ा काम है, शादी का घर है तो कैसे आऊँ। पर ये सब जानते थे कि दादी माँ की अनुपस्थिति के कारण ही हर काम में देरी होती है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, बाहर दरवाजे के वहां दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सुध के आज दे दे। अब वो धन्नो ने उससे पैसे उधार लिए होंगे, दादी उससे पैसे मांग रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैं आज नहीं दे पाऊंगी। तो उसने कहा नहीं, उधार दिए हुए पैसे तो तुझे ब्याज के साथ आज के आज ही लौटाने फिरेंगे। उसको चिल्ला रही थी, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी कि दे दो दादी पैसे दे दो, है ना। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, अब उधारी चुकाने का मौका है तो क्या बोलती है, आज दूंगी, कल दूंगी, ठीक है। फसल कटने पर दूंगी, तो क्या तेरे कहने पर 2 बार फसल कटेगी? एक बार काट ली, दूसरी बार और काटेगी क्या? अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अब धन्नो क्या बोलती है, दूंगी मालकिन, जरा सब्र करो। रामी की चाची रोती ही दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। मतलब उनके पैरों को पकड़ने के लिए कि मेरे को अभी थोड़ा समय दे दो, मैं पैसे नहीं चुका पा रही हूँ, बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, अभी नहा कर आ रही हूँ, मुझे पूजा पाठ करनी है, अभी मुझे छुए मत मुझे। इस तरीके से दादी माँ उसे डांटने लगी। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब लेखक बीच में कूद दिया कि दादी माँ उसको जाने दो, चल चल चलाए समझा दें। दादी माँ ने उसे ही डांट दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कुछ दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। उसने फिर सोचा ही नहीं कि धन्नो ने पैसे दिए नहीं दिए, पता नहीं क्या हुआ, वह भूल गया इस घटना को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ ऐसा आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल मतलब खुश होकर, आनंदित होकर, उरीन हो गए बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी। पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, मतलब जो उधार लिया था वो भी छोड़ दिया, ठीक है, सूद भी छोड़ दिया, मूल भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी।
10-5 के लिए हंसाई न हो। मतलब दादी माँ के कितने रूप थे, उस दिन तो झगड़ा कर रही थी पैसे के लिए, और आज खुद जाकर सब कुछ उधार भी माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए और दे दिए। क्या बोलती है कि बेटी की शादी अच्छे से करना, देवता है बेटा देवता, तेरी दादी कैसी है, देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, लेखक ने उसको कहा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, बड़े लोग तो ऐसे ही होते, डांट भी देते हैं और प्यार भी करते हैं, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ है ना, रुपए देंगे तो थोड़ा तो बोलेंगे ही। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसको समझ में नहीं आया क्या बात हुई, डांट भी खा रही थी, उस दिन तो बड़ा रो रही थी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है ना, रात रात भर गीत गाती है, विवाह के गीत गाते थे। पहले ऐसे बैंड बाजे थोड़ी ना बजते थे। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, ठीक है, महिलाएं रहती है, बारात लेके पुरुष तो चले जाते थे, अब जाने लग गई महिलाएं। पहले महिलाएं बारात में नहीं जाती थी तो पुरुष तो सब चले जाते थे, फिर महिलाएं क्या करती थी, अभिनय करती थी। एक दूल्हा बनता था, एक दुल्हन बनती थी, एक दूल्हे की सास बनती थी, एक इस तरीके से वह रोल करती थी। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है कि पहले शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर दादी बनी, फिर नानी बनी। तो विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, ठीक है, सब पार्ट, सब जितना भी अमीर है वो सब, और औरत का पार्ट भी और पुरुषों का पार्ट भी महिलाएं ही करती थी। अब ये बीमार था लेखक, इसलिए वो बारात में नहीं गया। उसका ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। उसका एक ममेरा भाई भी था, वो भी नहीं गया था किसी कारण से, वह भी बारात में जाने के, मतलब बारात चली गई थी उसके बाद वो गांव में आया था, तो वो दालान में जाकर सो गया। तो औरतों ने आपत्ति ली कि लड़कों को नहीं यहाँ सुलाना है ना, क्योंकि हम तो ऐसे अभिनय करेंगे, हम ऐसी मस्ती करेंगे, तो हमको लड़कों को अपने रूम में नहीं रखना। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, छोटे तो बच्चे हैं, ठीक है, उनसे क्यों वो डरती हो। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मतलब छोटे बच्चे और ब्रह्मा मतलब ईश्वर, दोनों का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। इसको भी सुला दिया और साथ में उसका मेरा भाई भी सो गया, दोनों दालान में सो गए और उन्होंने क्या किया, चादर ओढ़ ली। अब ये लोग महिलाएं जो थी वो ऐसी नाटक कर रही थी, एक दूल्हा बन गया, एक दुल्हन बन गई, और इस तरीके से उनकी हंसी मजाक चल रही थी। अब वो चादर में छुपा हुआ था लेखक, उसको अंदर के अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल दिया जाऊंगा। अब यदि हंस दिया है कैसे नाटक कर रही है तो उसे क्या कर देंगे, बाहर भगा देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। और किसी बात पर कुछ भाभी ने कुछ नाटक किया होगा या कुछ ऐसी बात बोली होगी तो हंसी लेखक नहीं रोक पाया और उसका भंडा फूट गया कि लेखक कहाँ सोया है, यहाँ पर चादर ओढ़कर सोया हुआ है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, ये बच्चा है क्या, ये तो इतना बड़ा लड़का है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, जान दे उसको, है ना। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। दादी माँ फिर चिल्लाने लगे कि अरे इसका पक्ष, मतलब इसको मत डांटो, इसकी क्या गलती थी। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता, मतलब दादी के पीछे छुप जाओ। आज भी ऐसे ही करते ना बच्चे, आप लोग भी, मम्मी डांट रही होगी तो कहाँ चले जाते, दादा दादी के पीछे, फिर वो बचा लेते आपको कि रहने दे, क्यों मार रही हो बच्चों को, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वो लेखक भी अपनी दादी माँ के पीछे जाके छुप गया तो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, सब उसको अपनी दादी माँ की बातें याद आ रही थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, वात्या चक्र मतलब घेरा है ना, जोर जोर से जब हवा चलती है, इसे दादी माँ खूब जानती थी कि कब क्या समय आ जाए कुछ कह नहीं सकते, तो वो चीज़ों को, हर बात को बड़े संभाल कर चलती थी।
दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। उसके दादाजी जब चले गए तो वो अब दादी उदास रहने लग गई थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा तो बोलते थे मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, और क्या हुआ, वो उसके पहले स्वर्ग सिधार गए। मृत्यु के बाद कुकुर मिट्टी की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, है ना। मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह पे तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे अपना ही खात्मा, मतलब नुकसान करने पर तुले रहते हैं। तो ये सब कुछ के कारण वह और भी चिंतित रहने लगी थी और भी उदास रहने लग गई थी। मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की दादा के श्राद्ध में, दादी ने मना किया लेकिन उन्होंने इतना पैसा बहाया श्राद्ध में कि खत्म हो गया। वह घर की तो थी नहीं, अब पैसा जो है यदि हम उसे खर्चे ही करते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो खत्म ही होना है, तो वह भी खत्म हो गया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती थी। इतनी ठंड थी कि लगता था कि जैसे ठंड हड्डियों में लग रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। शाम का समय था, दादी माँ पूजा पाठ कर रही थी, गीले कपड़ों में वह बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन आज उनके आंखों में आंसू थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? मैंने पूछा, तुम रो रही हो? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। उसने बात टाल दी और बोले, अरे तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा, गीली धोती में बैठी हो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मतलब इस इतने दुख से वो इतनी उबर आगे निकल आई है कि उसको सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। वे मुझे खिंचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रुपए कोई लौटा नहीं रहा है, या किसी से हमने उधार लिया है तो अब न तो कोई दे रहा है न कुछ हो रहा है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही, क्यों रो रहे हो? मत घबराओ, इन परिस्थिति से मैं अभी तक हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। पहले के लोग है ना, सोना चांदी बड़ा जोड़ के रखते थे कि विपरीत परिस्थिति आने पर ये गहने काम आएंगे। तो उसने यही बोला कि ये जो कंगन है तुम्हारे दादा ने मुझे इसी प्रकार की परिस्थिति के लिए दिया था, तो ये कंगन ले लो। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना ही नहीं, मैंने आज तक ये कंगन पहने नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा कि कैसी परिस्थिति आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा पैसे सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी, मतलब जिसको कोई श्राप नहीं लग सकता या जो श्राप से बचाती है, वो दादी उस दिन उसको ऐसी लगी कि हर परिस्थिति से उसे निकाल लेती। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली फांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। धूप निकल आई है ना। पास के लंबे एक खजूर का झाड़ है, उसमें से एक कौवा आया। काव का उसको कौवा भी बड़ा खराब लग रहा था और वहां बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। उसके हाथ में एक लेटर था और उसमें दादी की दुखद मृत्यु का समाचार था और वह अपनी दादी को याद कर रहा था। अब समाचार दुखद था इसलिए उसको सारी चीजें भी खराब लग रही थी, जैसे झाड़ पर बैठा हुआ कौवा,
काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। वो बैठा था, कुछ चींटियां जा रही थी, उसके आंखों में पानी भर आया। आंखों में पानी भर आने से क्या होता है, हमको हर चीज धुंधली दिखाई देती है। तो उसको चींटियों की कतार भी धुंधली दिख रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? और उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। वो पत्र पढ़ रहा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अब दादी माँ नहीं रही, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है पत्र पढ़कर भी। और वो स्वयं से बार बार पूछ रहा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इतनी प्यारी दादी माँ अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। तो वो जब दादी माँ के बारे में उसे पता चलता है तो उसी समय से उसको अपनी दादी माँ की पुरानी, उसके साथ बीती हुई बातें याद आती हैं। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा आपने बताना, और आपकी दादी आपके साथ कितने प्रेम से रहती है और आपके लिए क्या क्या करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दादी माँ पाठ पढ़ा था। इसमें लेखक ने अपनी दादी से संबंधित और अपने बचपन से संबंधित बातों का वर्णन किया था। आज इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के अलावा बचपन की अन्य निम्नलिखित बातें याद आती है, जैसे अपने मित्रों और शुभ चिंतकों को खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देना तथा पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाना। कि बचपन में उसे अपनी दादी की याद आती थी, उसे घर जाना रहता था, तो उसके दोस्त बोलते थे छुट्टियां लगने वाली तब चले जाना, और फिर पीठ पीछे बोलते थे कि ये तो जरा सी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबरा जाता है। ठीक है, पीठ पीछे मजाक उड़ाना। फिर गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। फिर किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय छुपकर देखना, रामी चाची की घटना, पहले डांटना फिर बाद में आशीर्वाद देना। मुसीबत के समय पिताजी को तसल्ली देने की घटना आदि भी याद आती है। तो ये बहुत सारी बातें लेखक को अपने बचपन की याद आती है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? बताया था ना कि कोई उधार देने वाला नहीं था, लोग पैसे नहीं लौटा रहे थे। फिर दादी माँ ने कैसे कंगन दिए, तो खराब क्यों हो गई थी परिस्थिति? तो दादी की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला, खत्म कर दिया। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय की। इसलिए मतलब मृत्यु भोज दिया होगा, उसके बाद और भी दान धर्म किए होंगे, अकुल संपत्ति बहुत सा उन्होंने इसी तरह से पानी की तरह पैसा व्यय किया, गंवाया। इसलिए तो कहते हैं कि मृत्यु भोज न दो, अपने चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, उससे आपको ही आखिर में नुकसान होगा। दूसरा है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। जैसे हमने पढ़ा था कि वो पैसे उधार देती है और उसके बाद वापस नहीं लेती, और ज़्यादा पैसे दे आती है। फिर सेवा करना, दिन भर ध्यान रखना, सिर्फ बीमार होने पर बीमार की देखभाल करना। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, 10 रुपये दिए थे ना जाके, वह पिछला ऋण माफ करना। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी, आखिरी निशानी जो सोने के कंगन थे का प्रतीक सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करना वे अपने जीवन का कर्तव्य समझती थी। मतलब अपना सब कुछ वो देने को तैयार रहती थी। ठीक है, आ गया समझ में? अगला प्रश्न है,
आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े पढ़े थे ना हमने, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। ठीक, ये हमको कहानी के आगे क्वेश्चन आंसर के जो कहानी उसके आगे की बात की गई कि हमने ये सब मौसम पढ़े थे, तो आपको बताना है कि आपको कौन इस महीने में मौसम कैसा रहता है, ये हमको बताना है। तो कहानी में आए क्वार, आषाढ़, माघ महीनों का मौसम अलग अलग होता है। जैसे क्वार, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, लेकिन जब सूरज की किरणें है ना बहुत तेज लगती है उस समय, इसमें गर्मी का अंत हो रहा होता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दशहरा इस मास का प्रमुख त्योहार है। इस मास में पोखर, तालाब और धान के खेतों में पानी भरा होता है। फिर आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। इस महीने में वर्षा का आरंभ होने से गर्मी से हमें राहत मिलती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। फिर माघ, इस महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है। कभी कभी तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है और पाला पड़ने लगता है, बर्फ जिसको हम ओस बोलते हैं। ऐसे में सर्दी और ठंड बढ़ जाती है। इस महीने में पछुआ हवा चलने से सर्दी और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो तीनों महीनों के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक ने बताया था कि हर मौसम का अपना मजा होता है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीन मौसम प्रमुख माने जाते हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, चाय, कॉफी। फलों में सेब, अमरूद, केले, अंगूर। सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, गाजर अधिक मात्रा में आती है। सबसे ज़्यादा मज़ा हमको सर्दी के मौसम में आता है खाने का। ठीक है। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्म पेय का स्थान ठंडा पेय ले लेते हैं। हम पन्ना पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं। फलों में खरबूजे, तरबूज, लीची व आम तथा सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, ये फल आते हैं। बरसात का मौसम, खूब बारिश होती है, सब जगह कीचड़ हो जाता है, ठंडी हवा बहती है, अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई किस्म के आम, आलू बुखारा, खुरमानी नामक वसंत फल व सब्जियों में पालक, फलियां, बैगन, करेले, कमल, ककड़ी आदि मिलते हैं। इसके साथ गर्मी के मौसम वाले फल व सब्जियां भी बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। अब अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। ऋण लेना मतलब उधार लेना। जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम दूसरों से पैसे उधार ले लेते हैं, फिर हमको उसको कुछ ज्यादा पैसे देकर चुकाना पड़ता है। तो अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा, कौन देता है ऋण। जैसे हम शहर के लोग ऋण लेते हैं तो बैंक में जाते हैं, जिसे लोन कहा जाता है। तो गांव के लोग क्या क्या तरीके अपनाते होंगे किसी से ऋण लेने के लिए, बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो गांव के लोगों को निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। जैसे हमने पढ़ा कहानी में कि लड़की की शादी थी तो वो दादी माँ से पैसे लेती है, बच्चे होने पर पैसे लिए जाते हैं, या मृत्यु किसी की होती है तो उस समय भी कार्यक्रम होता है तो ऋण लिया जाता है। तो बहुत से पारिवारिक ऐसे कारण होते हैं जिसमें ऋण लिया जाता है। जैसे फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल उगाने हेतु, क्योंकि गांव का मुख्य व्यवसाय फसलें उगाना है, फसल करना है, खेती करना है। अब किसी कारणवश अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो क्या होगा, उनकी फसल तो नहीं उगेगी, तो दूसरी बार फसल उगाने के लिए वह ऋण लेते हैं। शादी ब्याह के समय में ऋण लिया जाता है।
बच्चे के नामकरण संस्कार अथवा किसी अन्य समारोह हेतु भी ऋण लिया जाता है, क्योंकि समारोह तो सबको करना रहता है, चाहे वो उधार लेके करो। इसलिए दादी माँ ने कहा कि पहले के लोग बड़ा सोच समझकर कार्य करते थे। मृत्यु भोज होने पर, घर आदि बनवाने हेतु, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु भी लोग उधार लेते हैं। पशु खरीदने हेतु भी लोगों को, गांव के लोगों को पैसे उधार लेना पड़ते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता होगा, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, जिनके पास पैसा होता है, फिर उन्हीं से ऋण लेंगे। यदि आज के संदर्भ में लें तो गांव वासियों को ऐसे ऋण सहकारी समितियों व बैंकों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर में आप बड़ों से भी चर्चा कीजिए कि और कहाँ से ऋण मिलता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? बर्थडे पार्टी है, शादी की सालगिरह है, शादी है, तो आप लोग क्या मस्ती करते हो? करते हो खूब धमाल? तो वैसे ही वही प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए, आप क्या मस्ती करते हैं? तो घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर मौज मस्ती करते, इधर उधर दौड़ना, भागना, खाना पीना, कई प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं, नाच गाकर खूब आनंद से मजे लेते हैं। बच्चे इन दिनों पढ़ाई लिखाई के भार से मुक्त हो जाते हैं, उनको तो बहाना चाहिए नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है। बड़ों की व्यस्तता के कारण वे डांट डपट से भी बच जाते हैं, क्योंकि बड़े तो लगे शादी के कामों में, तो वो बच्चों को डांटते ही नहीं है, ऐसा मत करो, ये मत करो, बस बोल कर आगे निकल जाते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, दिन भर भाई बहनों के साथ मस्ती करते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से देखिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमनासा हो जाता है, सन से सफेद। अब देखो इसमें सी, सा, से, ये आपको दिख रहे हैं शब्द, तो ये किसी शब्द को मजबूत करने के लिए है ना, समानता का बोध कराने के लिए कि तुझसा, इसके जैसा, आप भी बोलते हैं ना इसके जैसे क्या व्यवहार कर रही है, तो वहां सा आया, तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक। तो बर्फ सा ठंडा, बर्फ सा ठंडा, शरीर कैसा हो गया है? बर्फ के समान ठंडा। तो बर्फ सा ठंडा शरीर, बुखार उतरते ही उसका शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। बुखार उतर गया तो शरीर कैसा हो गया? बर्फ। पहले कैसा था? गर्म, बिल्कुल तवे की तरह गर्म। ठीक है, भट्टी की तरह तप रहा था, भट्टी के समान। फिर दूसरा है मिश्री सी मीठी। ठीक है, मिश्री के तरह, मिश्री मतलब शक्कर का दाना, तो मिश्री सी मीठी। बच्चों की मिश्री सी मीठी बातें कानों को बहुत आनंद देती है। ठीक। और हमको भी कुछ काम करवाना हो तो हम भी मीठा बोलते हैं ना, मिश्री के समान मीठा बोलते हैं। फिर हल्दी सा पीला, रंग कैसा होना चाहिए? हल्दी की तरह पीला रंग। घर की परेशानियां झेलते झेलते आदित्य इतना कमजोर हो गया है कि उसका रंग हल्दी सा पीला लगने लग गया है। सब बॉडी में खून ही नहीं रहा है शरीर में, तो शरीर कैसा हो गया है? पीला पड़ गया है। किस तरीके से पीला पड़ गया है? हल्दी के समान पीला हो गया है। फिर भंवरे से, भंवरे से, भंवरा आपने देखा है ना, काला भंवरा उड़ता है, काले कलर का रहता है, तो उसके बाल भंवरा सा। भारती के बाल संवरे से, भंवरे से काले हैं, या भंवरे आएगा। ठीक है। यहाँ क्या आएगा? भंवरे, भंवरे से काले हैं। ठीक। फिर 5वां है सागर सा। सागर, समुद्र कैसा होता है? बड़ा गहरा होता है, तो सागर सा गहरा। कबीर का ज्ञान सागर सा गहरा था। हम आंखों की तुलना भी सागर से कहते हैं, उसकी आंखें सागर सी गहरी हैं। ठीक है, तो सागर सा गहरा, कबीर का ज्ञान सागर सा गहरा था। अब अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर देखना।
ज्वार का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं पूछ पूछ कर, मतलब किसी शब्दों को जब हमको बढ़ाना हो, उसकी ताकत बढ़ानी हो तो हम उसको डबल से बोलते हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, मैं तो बोल बोल कर थक गई, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो, है ना। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। इस प्रकार के आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक, तो मनुष्य को जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देना पड़ता है। हर रोज कुछ न कुछ परीक्षा देनी है आपको, कभी ये काम है, कभी वो काम है। तो जीवन कैसा है, परीक्षाओं से भरा हुआ है। नेहा न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। पता नहीं क्या कारण था। यदि हम ऐसा बोलते नेहा न जाने क्यों जोर से चिल्ला रही थी, तो उतना मजा नहीं आता वाक्य में। हमको वाक्य को स्पेशल बताना है, तो नेहा न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो इसमें हमने जोर जोर से शब्दों को हाईलाइट किया है, बताया है। ठीक है, 2 बार यूज किया है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह खेलने चला गया। उसने सुना ही नहीं, मेरे बार बार कहने पर भी वह खेलने चला गया। अंशु हंस हंस कर पागल हो रही थी, उसको इतनी हंसी आ रही थी, हंस हंस कर वो। ये यदि हम बोलते हैं अंशु हंस कर पागल हो रही थी, तो कोई मजा आता क्या? आप ध्यान ही नहीं देते। तो हमने क्या कहा, अंशु हंस हंस कर पागल हो रही थी। फिर गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी। गाड़ी कैसे जा रही थी? धीरे धीरे जा रही थी। यहाँ हम लिख सकते हैं हवा जोर जोर से चल रही थी। हम बहुत सारे ऐसे शब्द और भी बना सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह बच्चों, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ की कहानी में आए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम रोज दिनचर्या में वापरते हैं। इस शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि वहाँ की बोली का इसमें बहुत उपयोग किया गया है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। क्षेत्रीय बोलचाल मतलब वहाँ के क्षेत्र की, वहाँ के परिवेश की भाषा का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए निक्रसार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छोका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिवड़ा, चुड़त्र, पोहा, और इसी तरह छोका को छोक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग में होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए। ठीक है, आपको दिखाना है कि और कौन कौन सी भाषा है। तो बोलचाल में बहुत सारे शब्दों का बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हमने कुछ शब्द लिए हैं यहाँ पर। छोरी बोलते हैं ना, कई करी रही छोरी, तो छोरी मतलब लड़की। आपा मतलब घमंड। बंदा मतलब व्यक्ति। घना मतलब अधिक। हुड़क मतलब चाहत। बोलचाल की भाषा में और भी शब्द है, जैसे बटेहू मतलब दामाद। घासलेट मतलब मिट्टी का तेल या केरोसिन। जइयो मतलब जाना। भनक मतलब शक। काहे मतलब किस लिए। तो ये शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने दादी माँ पाठ के प्रश्न उत्तर भी हल किए हैं। अब अगला पाठ हम नए वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।